ज़माने में किसी ने कहा था कि पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन वो निश्चित ही तौर पर क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में अनजान होगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट फाइनेंस किस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, एसडीजी गोल को अचीव कर सकते हैं इस क्लाइमेट फाइनेंस की मदद से। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन हम बात करेंगे उसके चैलेंजेस एंड देन हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे और अच्छा कर सकते हैं। देन उसके बाद हम एक कंक्लूजन देखेंगे एंड देन ये हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट फाइनेंस आखिर होता क्या है। क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली रेफर करता है कि जब कोई डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट के ऊपर खर्च करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए पैसे देती है या देने का वादा करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। अब ये चीज़ें होती क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, वो हर एक चीज़ यहाँ पर हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न। सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है अब एक बहुत दूर रह चुका, बहुत ही पिछड़ा हुआ बोल सकते हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है बल्कि मेन कंसर्न हो चुका है। इट इज़ एन इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज जो कि हमें देखने को मिलता है। अब देखो ये क्लाइमेट चेंज के अंदर आता क्या क्या है। तो राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर, फ्लड, ड्रॉट, सी लेवल राइजेस, ये सब के सब हमारे जो लाइवलीहुड है अक्रॉस द ग्लोब, उन सारी ही चीज़ों के लिए क्या है, थ्रेटिंग है और उनको कहीं ना कहीं कंसर्न पैदा कर रही हैं। अगर मैं बात करूं तो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द चैलेंज इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स। अगर आप इंडिया के नज़रिए से देखें तो ये जो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसको रेड्यूस करना, यानी कि दे मस्ट रेड्यूस एमिशन वाइल कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं और आप क्लाइमेट चेंज को कम भी करना चाहते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, काफ़ी टफ टास्क होता है कि हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ कर पाएं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्लाइमेट फाइनेंस हैज़ इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल पिलर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन करी, वापस से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, आज वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ हमारे इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल या फिर ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस से ही नहीं बल्कि और भी सभी चैलेंजेस के अलावा जो हमारे पास एक क्लाइमेट चेंज है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चैलेंज हमारे लिए देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको पता लगेगा कि जो राइजिंग टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम वेदर हो गया, कुछ इवेंट जैसे कि हमारे फ्लड हो गए, ड्रॉट हो गया, सी लेवल का राइज करना हो गया, ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लाइवलीहुड के लिए एक कंसर्न है, एक थ्रेटिंग चैलेंज हमारा बना हुआ है। अगर मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है और साथ में इस क्लाइमेट चेंज को कम भी करना है, तो दोनों चीज़ों को एक साथ कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इस मुश्किल को अगर हम देखें तो क्लाइमेट फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करा सकती है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है। तो क्लाइमेट फाइनेंस रेफर करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसका डोमेस्टिकेशन और इंटरनेशनलाइजेशन भी होता है। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है ना, जो हमारे डेवलप्ड नेशन है वो क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या करते हैं, फंड करते हैं उनके क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्लाइमेट फाइनेंस रेफर करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मोबिलाइज टू सपोर्ट मिटिगेशन एंड एडप्शन एफर्ट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सभी को पता है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने कमिट किया कि वो 100 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली देंगे उन डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्या कर सकें,
अपने इस क्लाइमेट चेंज को कम कर सके। हावेवर रिसेंट ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जैसे कि COP28 हो गया, इसने हाईलाइट किया दैट एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल फ्लोज रिमेन अनसफिशिएंट। मतलब कहने का ये है कि जो ये पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी कि आप हमें 100 बिलियन US डॉलर दोगे ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कम करें, वो जो COP28 की मीटिंग थी उस मीटिंग में बताया गया कि ये जो पैसे की आप बात कर रहे थे 100 बिलियन US डॉलर की, ये काफ़ी कम है, काफ़ी इनसफिशिएंट है अगर हम बात करते हैं अपने इस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। यहाँ पर कंपेयर किया गया कि जो ट्रिलियंस है ना उनकी रिक्वायरमेंट है एनुअली, और हमारे पास है कितने, मात्र 100 बिलियन डॉलर्स है। तो इसके वजह से जो नेट जीरो टारगेट हमारा है वो हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको अचीव करने के लिए हमें ट्रिलियंस के अंदर मनी चाहिए, न कि बिलियंस के अंदर। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखो लिखना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है, तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ जो कि आप इधर उधर से पढ़ोगे, है ना। लेकिन अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, ये PDF मिल जाएगा, आप उसे रिवाइज कर सकते हो एंड देन एक अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है काम की जहां से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जहां पर आप क्लाइमेट चेंज को बता सकते हो, क्लाइमेट फाइनेंस को बता सकते हो, कुछ एक आध आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट में 100 बिलियन डॉलर की बात हुई थी, लेकिन COP28 में ये जो डिमांड है वो ट्रिलियंस के अंदर चली गई, और ट्रिलियंस जो है अब रिक्वायर है हमारे क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। अब देखो वाई क्लाइमेट फाइनेंस मैटर। अब देखो इतनी बात हो रही है क्लाइमेट फाइनेंस की पूरी दुनिया के अंदर, तो आखिर ये मैटर क्यों करती है, आखिर इसका काम क्या है, क्या ये इतना बड़ा है, इस चीज को समझते हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस कनेक्ट करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब आप इन्वायरमेंट भी बचा पाओ और साथ साथ आप अपने देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा पाओ। ये दोनों ही चीजें क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस पे डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं उस चीज को हम समझते हैं। फर्स्टली अगर आप देखोगे तो इट इनेबल मिटिगेशन थ्रू द रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। मतलब देखो अगर आप चाहते हो कि आपको क्लाइमेट चेंज को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके रेन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के अंदर आती हैं। और ये सारी इनेबल कब होंगी, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपको कोई फाइनेंस करेगा, देन आप इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप इंडिया का देख लो तो इंडिया सोलर ग्रोथ अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ नोटेबल एग्जाम्पल, जिसे आज दुनिया फॉलो कर रही है। 100+ कंट्री जो हैं वो इसके अंदर ज्वाइन हो चुकी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के एक्सपेंशन से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन से हम अपने क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मनी का सप्लाई है, यानी कि जो आपके बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट है, वो इस क्लाइमेट फाइनेंस की वजह से आ सकते हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, ये हमें सपोर्ट करता है इन एडप्शन। अब किन चीज़ों के एडप्शन के लिए हमें सपोर्ट करता है, तो आपको पता लगेगा कि वल्नरेबल कंट्रीज जैसे कि जो फ्लड फेस कर रही हैं, साइक्लोन फेस कर रही हैं, हीट वेव को फेस कर रही हैं, या फिर उनकी इंटेंसिटी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जा रही है, तो वहां पर अगर ये फंड जाएंगे तो इन फंड से वहां पर क्या हो सकता है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, और डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। और वहां के लोगों को, इन सब वल्नरेबल कंट्रीज के लोगों को इन सब प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं, जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे साइक्लोन, कहीं पे हीट वेव। और इन सब चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और वो पैसा आएगा कहाँ से, तो इस क्लाइमेट फाइनेंस से पैसा आएगा। तो दूसरा पॉइंट ये होता है। फिर हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब अगर आपके पास पैसा होगा तो दुनिया के अंदर जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, आप उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हो, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो जो तीसरा आप पॉइंट लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए क्लाइमेट फाइनेंस ज़रूरी है। डेवलपिंग नेशन को रिक्वायर है कि वो एक अफोर्डेबल क्लीन टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन कर सके, जो कि क्या हो, उनके स्लो डेवलपमेंट को और भी फास्ट कर दे और उनकी डेवलपमेंट तेज हो जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर ये चीजें वो अपने पैसे से करेंगे, अपने पैसे से खरीदेंगे, तो क्या होगा, उनकी इकोनॉमी कम हो जाएगी, और अगर इकोनॉमी कम हो जाएगी तो उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। यानी कि विदाउट स्लोइंग इकोनॉमी या विदाउट स्लोइंग डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो कि आप
नई नई टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाओ, नई नई क्लीन टेक्नोलॉजीज को आप अपने कंट्री के अंदर इन्हेंस कर पाओ, उसके लिए ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको रीजन पता लगा होगा कि ये क्लाइमेट फाइनेंस ज़रूरी है क्यों, ठीक है ना। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, ये प्रमोट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज फ्रॉम क्लाइमेट शॉक। यानी कि जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटीज है, जहां पर क्लाइमेट की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनको हम इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, और वो प्रमोशन करने के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की नीड पड़ेगी। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। फिर हमने देखा क्लाइमेट फाइनेंस की नीड क्यों है। अब हम पढ़ते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस जो कि 100 बिलियन यूएस डॉलर था पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसको इतना डिमांड किया जा रहा है, तो उसके अंदर चैलेंजेस क्या है, डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बढ़ाना चाहती, और भारत जैसी कंट्री जो डेवलपिंग नेशन है वो क्यों चाहती हैं कि ये चीज़ें बढ़ जाए। अब नहीं बढ़ रही हैं, मतलब ये क्लाइमेट फाइनेंस नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रीज़न हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो डिस्पाइट द ग्लोबल कमिटमेंट, मतलब कि पूरे दुनिया के लोग जो हैं इस कमिटमेंट को कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसके वजह से ये जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, या फिर इसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लोग इसको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर चैलेंजेस में। तो हमारे पास निकल के आता है फाइनेंसिंग गैप। अब ये फाइनेंसिंग गैप क्या है, देखो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनेंसिंग गैप है ये दिखाएगा कि किसी दो कंट्री के बीच में ना जो पैसों का गैप है, पैसों का जो डिफरेंस है इनके इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी से कोई पैसा किसी कंट्री में जाए। हर कोई अपना ही भला चाहता है, आज की दुनिया में तो यही है। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा द स्केल ऑफ रिक्वायर्ड फंडिंग रन इनटू ट्रिलियन एनुअली। अभी क्या है, हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि COP28 यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, आप ये देखो ये सब चीज़ें ना आप मेंशन करोगे अपने ऐसे के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। अगर आप यहाँ पर मान लो COP28 की बात करोगे, तो अकॉर्डिंग टू COP28 रिक्वायर्ड फंडिंग कितनी चाहिए, तो ट्रिलियंस के अंदर चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे कि एक्चुअल डिस्टर्बेंट रिमेन इनएडेक्वेट, क्योंकि जो अभी एक्चुअली में पैसा मिल रहा है वो कितना है, 100 बिलियन यूएस डॉलर, वो इनएडेक्वेट है, इनसफिशिएंट है। तो उसके लिए COP28 ने कहा कि भैया हमें पैसे ट्रिलियंस में चाहिए। लेकिन मेनी डेवलपिंग नेशन आर्ग्यू दैट pledges have not fully translated into accessible fund leading to trust deficit between the global north and south। कहने का मतलब यही है कि जो पैसे मिल रहे हैं उन पैसों से हम अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेसिबल फंड नहीं है, ताकि हम आपको क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर कर सके, और इसके वजह से जो कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में डेफिक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल गैप है, मतलब पैसे ज़्यादा चाहिए लेकिन पैसे है कम। तो इस चीज़ की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सिक्वेड एलोकेशन। ये क्या है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अ मेजर शेयर ऑफ फंडिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड मिटिगेशन। अब जो बहुत बड़ी फंडिंग आती है ना, उसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम मिटिगेट करेंगे, मतलब कम करेंगे। पर्टिकुलरली हम रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, यही तो करते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें। हाउएवर, यानी कि हालांकि एडॉप्शन जो है ना वो क्रूशियल हो जाता है फॉर द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज एंड द स्मॉल आइलैंड स्टेट रिसीव अ मच स्मॉलर प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो, अगर आप एक छोटे से कंट्री हो, आपका छोटा सा एरिया है, तो जो 100 बिलियन डॉलर आया है उसमें से बहुत कम पैसा मिलेगा, और उस कम पैसे में आप रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप करोगे, आप इसको किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो जो सिक्वेड एलोकेशन है ना, यानी कि एलोकेशन के ऊपर आप बात कर सकते हो, फाइनेंस गैप के ऊपर बात कर सकते हो, जब भी आप फाइनेंशियल या फिर बात करोगे क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में तब, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स एसेस मैकेनिज्म। अब ये क्या है, देखो, कॉम्प्लेक्स एक्सेस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप देखोगे ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये इन्वॉल्व होती हैं इन द डिटेल्ड टेक्निकल प्रोसीजर।
ठीक है ना। अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशन को देखोगे जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, ये किन के अंदर इन्वॉल्व है, तो टेक्निकल प्रोसीजर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर ये इन्वॉल्व होती है। और मेनी डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, वो प्रिपेयर ही नहीं है इन सभी के लिए, वो एलिजिबल ही नहीं है उनके प्रपोजल, और स्लोविंग फंड एसेस उनको कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस थ्रेट करती हैं, एक चैलेंजेस पोजेस करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने इकोनॉमी को या फिर अपने क्लाइमेट चेंज को टाइमली कवर नहीं कर पाते। ठीक है। फिर हमारे पास आता है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप पब्लिक फाइनेंस की बात करोगे तो केवल और केवल पब्लिक फाइनेंस जो है ना, वो अकेले इस गैप को ब्रिज नहीं कर सकता, मतलब इस गैप को फिल नहीं कर सकता। जो इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है, हम बिलियन में हैं और ट्रिलियन की बात हो रही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्राइवेट इन्वेस्टर चाहिए जो कि हेजिटेट ना करे, विदाउट हेजिटेशन वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन है क्या कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो हेजिटेट करते हैं ड्यू टू द पॉलिसी अनसर्टेनिटी, मतलब पॉलिसी उतनी ज़्यादा क्लियर है नहीं, तो पॉलिसी अनसर्टेन है, करेंसी का रिस्क है, लैक ऑफ स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और उस इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से जो हमारी डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। फिर हमारे पास आता है डेप्ट स्ट्रेस। अब इसमें क्या आता है, देखो, सेवरल क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन जो है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे नेशन जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा डेप्ट है, बहुत ज़्यादा कर्ज है कि नहीं। अगर आप अफ्रीका जैसे नेशंस को ले लो या फिर और देशों के बारे में बात कर लो जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, उनके ऊपर ना ऑलरेडी बहुत बड़ा लोन है, बहुत बड़ा डेप्ट है। तो ये फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शन थ्रू लोन्स इंक्रीज फिजिकल प्रेशर इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग रेजिलियंस, यानी कि अगर आप पैसे उन्हें दे रहे हो, उन पैसों को वो खर्च करके अपने आप को क्लाइमेट चेंज से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो पैसा कम पड़ेगा, उन्हें पैसा वापस से लोन लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर और बर्डन आ जाएगा, और इस बर्डन की वजह से वो क्या करेंगे, पैसा लेंगे नहीं, और जो आप फंड दे रहे हो वो इनसफिशिएंट है, तो कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा चैलेंजेस पजेस उनके लिए कर देते हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हमने चैलेंजेस में बात करा, सबसे पहले बात करा फाइनेंशियल गैप की, जहां पर हमने देखा कि हमें चाहिए ट्रिलियन में, है बिलियन में, तो पैसे की कमी की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। फिर देखा कि एलोकेशन, यानी कि जो फंड का एलोकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जो छोटे नेशंस हैं उनकी इकोनॉमी भी कम है और उनको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं, तो वो अपने डेवलपमेंट को नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है एक्सेस मैकेनिज्म। अब देखो, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ठीक है ना, ऐसे इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए बहुत सारा टेक्निकल प्रोसीजर चाहिए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इनको रन कर सकें, वो इनके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके पास फंड शॉर्टेज है, तो इसके वजह से वो इन मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर आता है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि देखो, केवल और केवल पब्लिक पार्टिसिपेशन से या पब्लिक फाइनेंस से हम अपने इस गैप को ब्रिज नहीं कर सकते जब तक कि प्राइवेट यहाँ पर इन्वेस्टर ना आए। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर आते नहीं क्योंकि उनको पॉलिसी अनसर्टेन लगती है, करेंसी का रिस्क होता है, और लैक ऑफ सुटेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिसके वजह से वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते ही नहीं है। फिर आती है डेप्ट स्टेट्स, यानी कि जो गरीब देश है उनके पास ऑलरेडी बहुत कर्जा है, अब वो कर्जा लेके नहीं चाहते कि क्लाइमेट को सही करें, तो वो कर्जा लेंगे नहीं, जो उनको फंड मिल रहा है वो इनसफिशियंट है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी क्लाइमेट चेंज वैसे की वैसे ही रह जा रही है। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक और चैलेंज आता है, वो आता है ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनेटरी गैप। अगर आप देखोगे तो आप एक्चुअल में क्लाइमेट फाइनेंस तो दे रहे हो, लेकिन आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या, आप देख रहे हो क्या कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ट्रैकिंग एक्चुअल क्लाइमेट फाइनेंस फ्लोज इज डिफिकल्ट ड्यू द इनकॉन्सिस्टेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड वेरिंग डिफिनेशंस ऑफ व्हाट क्वालिटीज एज अ क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है ना, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी या मॉनिटरिंग गैप का आपको यहाँ पर एंगल जोड़ देना है। तो ये कुछ हमारे चैलेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे जब आप ग्लोबल कमिटमेंट्स की बात करते हो, और उन कमिटमेंट्स को कौन कौन से ऑब्स्टिकल हैं जो कि रोक रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चैलेंजेस आपने देखे। अब देखो, इन चैलेंजेस के बाद हम बात करते हैं हमारे वे फॉरवर्ड पॉइंट की, यानी कि हमारे सजेशन क्या हो सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने के और अपने क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। ठीक है ना, तो देखो, एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस, यानी कि जो चैलेंजेस हमने ऊपर देखे उनको एड्रेस करने के लिए रिक्वायर है कोऑर्डिनेटेड रिफॉर्म। और वो कोऑर्डिनेटेड रिफॉर्म आएगा कैसे, तो सबसे पहले हम डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट स्केल अप, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्हें आगे आना चाहिए कमिटमेंट के अंदर। कमिटमेंट बियॉन्ड द अर्लियर $100 बिलियन टारगेट इंश्योर
प्रिडिक्टेबल फ्लो कहने का मतलब है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको थोड़ा बाहर आना चाहिए, थोड़ा कदम आगे निकालने चाहिए और अपने फाइनेंस को जो कि पहले $100 बिलियन था उसको स्केल अप करने की नीड है, मतलब कि उसको बढ़ाने की नीड है। तो वो इंश्योर करे कि भैया वो क्या करे, यहाँ पर अपने इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाए और थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को ऑपरेट करे ताकि लोगों को पास फंड जो है वो पहुँच पाए। तो ऑपरेशनलाइजिंग द न्यू फंड फॉर द लॉस एंड डैमेज एज डिस्कस एट COP28 कैन बिल्ड द ट्रस्ट। तो वही है कि जैसे COP28 में डिस्कशन हुई थी, उस डिस्कशन के तौर पर अगर आप नए फंड देते हो तो लॉस को डैमेज कर सकते हो और इसके अलावा आप अपने इस क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो पहला तो वे फॉरवर्ड पॉइंट ये है कि जो COP28 में डिस्कशन हुआ उस बात पर आओ, जो आप यहाँ पर 100 बिलियन दे रहे हो इस 100 बिलियन को थोड़ा सा बढ़ाओ और इसको बढ़ा के आप ट्रिलियन तक लेकर के जाओ। दूसरा आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू द ग्रीन बजटिंग एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स फिजिकल प्लानिंग। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए नेशन की बजट के साथ, मतलब नेशन का जो बजट आ रहा है उस बजट के साथ आप इसे इंटीग्रेट कर दो, जहां पर आप ग्रीन बजटिंग लेकर के आओ, मतलब कि वहां पर जो ग्रीन एनर्जी है उसको आप प्रमोट करो, क्लाइमेट रिस्पॉन्स फिजिकल प्लानिंग लेकर के आओ, यानी कि आप क्लाइमेट को किस तरीके से बचाओगे, किस तरीके से क्लाइमेट पे काम करोगे। तो इस तरीके के जब आप पॉलिसी बनाओगे अपने नेशन के लेवल पर तो आप एक अच्छा क्लाइमेट चेंज जो है वो आप दिखा सकते हो, क्लाइमेट चेंज को आप रोक सकते हो। फिर हमारे पास क्या आता है तीसरा कि गवर्नमेंट शुड मोबिलाइज, ठीक है, प्राइवेट कैपिटल थ्रू द ग्रीन बॉन्ड। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है ना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होती हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो वो कितना पोल्यूशन कर रही है, ठीक है ना, तो उस पोल्यूशन के इक्वल वो क्या करे, सरकार को पैसा दे, ताकि उस देश के अंदर वो पैसा आएगा तो उसके वो पेड़ लगवा सकती है या फिर उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली चीज़ों को वो फर्दर इंस्टॉल कर सकती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि गवर्नमेंट शुड मोबिलाइज द प्राइवेट कैपिटल थ्रू द ग्रीन बॉन्ड, ब्लेंडेड फाइनेंस, कार्बन मार्केट्स एंड रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिया सॉवरन ग्रीन बॉन्ड आर स्टेप इन द डायरेक्शन। यानी कि इंडिया भी ये काम कर रहा है जो कि इस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा चीज है, जहां पर आप कंपनियों से ग्रीन बॉन्ड बना के क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, जितना उन्होंने बेसिकली बोल सकते हो कि जितना वो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। ये एक तरीका हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कि प्रोसीजर फॉर द वल्नरेबल नेशन मस्ट बी सिंप्लीफाइड। यानी कि जो हमारे वल्नरेबल नेशन है ना, उनके लिए जो पैसे का एलोकेशन वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना चाहिए ताकि वो समझ पाए, उन्हें पता हो कि पैसे खर्च कहाँ करने हैं। उनको क्या करना चाहिए, डेडिकेटेड विंडो प्रोवाइड करना चाहिए फॉर द एडप्शन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट आर एसेंशियल। यानी कि जो उनके लिए टेक्निकल सपोर्ट है वो आप उन्हें प्रोवाइड करा दो और इसके साथ साथ जो उनको फाइनेंस की नीड है आप एक ऐसा विंडो बनाओ जहां से उनको पैसे डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर कोई वल्नरेबल कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि पैसे को वो ले कहाँ से रही है, फिर वो पैसे को खर्च कैसे कर रही है, उसे कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है वो खरीदेगी कहाँ से। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दो या फिर आप उसे पैसे देने के लिए कोई एक डेडिकेटेड विंडो बना दो जहाँ से उसे पैसे ईजिली मिल जाए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है 5 नंबर पे कि इनोवेटिव टूल जैसे कि डेप्थ फॉर क्लाइमेट स्वैप, रेजिलियंस बॉन्ड कैन ईज द फिजिकल स्ट्रेस वाइल सपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी। आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटराइजिंग फ्रेमवर्क एंड डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म कैन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आओगे, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओगे प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा और जो आपके इम्पैक्ट का असेसमेंट है उसको भी ये और ज़्यादा इंश्योर करेगा और इसे अच्छा करेगा। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम देखी जिसमें फाइनेंशियल गैप था, एलोकेशन था, एक्सेस था मशीनों का, इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन था, डेप्ट स्टेज था और ट्रांसपेरेंसी थी। इन सब प्रॉब्लम्स को कर्व करने के लिए हमने बात करी कि सबसे पहले तो जो COP28 में डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमें जो फाइनेंस देना चाहिए उस मिनिमम फाइनेंस को हम दें। दूसरा आता है कि हम एक इंटीग्रेटेड नेशनल बजट प्रोसीजर को प्लान करें जहां पर सरकारों को पता हो कि क्लाइमेट चेंज करने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों पर काम करना है और फिर अपने बजट का कुछ हिस्सा वो उनके ऊपर भी खर्च करें। फिर आता है तीसरा पॉइंट जहां पर हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट कैपिटल है उनका हम थोड़े बहुत उनका भी इस्तेमाल करें, यानी कि जो कंपनियां हैं किसी देश के अंदर इंस्टॉल, उनसे भी पैसा ले ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ग्रीन
बॉन्ड्स के थ्रू पैसा लेंगे उनको हम इस्तेमाल कर सकें अपने क्लाइमेट चेंज को ठीक करने में। फिर हमारा फोर्थ आता है कि हम जो वल्नरेबल नेशंस हैं उनको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में पैसे पहुंचा सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक डेडिकेटेड विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर क्या दिखे, यहाँ पर इसके सजेशन में दिखे, जो कि हमें क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए शायद ये काम जो गवर्नमेंट अगर करती है तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन, यानी कि अगर हमें इसे टॉपिक को कंक्लूड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट अ चैरिटी। बहुत सही बात है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो चैरिटी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो एक चैरिटी है जहां पर आप बस पैसे बांट दो और पैसे बांट के काम खत्म हो जाए। तो इट्स नॉट अ चैरिटी, इट्स अ शेयर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन अ स्टेबल फ्यूचर। यानी कि अगर आप स्टेबल फ्यूचर की बात करते हो तो वहां पर एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। विदाउट एडाक्वेट फंडिंग, यानी कि अगर आप पर्याप्त फंडिंग नहीं दोगे, एक एडाक्वेट फंडिंग नहीं दोगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिमेन अनअटेनेबल। यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो आपने रखे हैं, वो कभी भी क्या होंगे, अटेन आप नहीं कर पाओगे, मतलब कि वो अनअटेनेबल हो जाएंगे। और हिंदी में उसको कुछ बोलते हैं अटेन करने का मतलब, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द ग्लोबल साउथ, अगर आप ग्लोबल साउथ की बात करते हो जहां का इंडिया काफी बड़ा लीडर है, अभी इस टाइम पर देखोगे तो ग्लोबल साउथ का लीडर अगर कोई है या कोई बनना चाह रहा है वो इंडिया है। तो पर्टिकुलरली इन द ग्लोबल साउथ की जब हम बात करें तो बिना एडोकेट फंडिंग के तो हम इन चीजों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो अचीव नहीं कर रहे, ठीक है। ब्रिजिंग द फाइनेंस गैप, जो अभी ऊपर हमने देखा, तो ब्रिजिंग द फाइनेंस गैप, पॉलिटिकल विल, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट एंड ग्लोबल कॉपरेशन। अगर हम इन सारी चीज़ों को ब्रिज करते हैं, जो चैलेंजेस हैं उन्हें ब्रिज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ठीक करके अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम पूरा करें। इफ अलाइन इफेक्टिवली, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल गैप है, पॉलिटिकल विल है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, प्राइवेट सेक्टर है, ग्लोबल कॉपरेशन है, अगर ये सारी की सारी एक साथ अलाइन हो जाती हैं, क्लाइमेट फाइनेंस कैन ट्रांसफॉर्म क्लाइमेट एक्शन from a constraint into a opportunity for inclusive and resilient development। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं तो ये जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस है ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारे क्लाइमेट एक्शन को, और ये हमारे पूरे के पूरे अर्थ को कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से बाहर निकाल सकता है, और एक रेजिलियंट डेवलपमेंट के अंदर ये हमें हेल्प कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ देखी। अगेन आपको मैं वापस से बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले बात किया क्लाइमेट चेंज के बारे में, फिर हमने देखा कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या होती है, फिर हमने एक डाटा देखा कि COP28 के अंदर हमारी बात करी गई है कितनी, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की। फिर आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस मैटर क्यों करता है, तो हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने के लिए पैसे की नीड होगी भैया। उसके अलावा जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि फेस कर रही हैं फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव, उनको बचाने के लिए भैया पैसे की नीड तो होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए पैसे की नीड होगी। फिर हमने देखा कि इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं पैसों की नीड है। फिर हमने बात करी कि अच्छा इन पैसों को देने में या फिर इस पैसों के कम होने पे क्या प्रॉब्लम आती है। हमने देखा कि फाइनेंशियल गैप, कि भैया पैसे तो चाहिए ज़्यादा है कम, यानी कि फाइनेंशियल गैप है जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो अटेंड नहीं हो पा रही हैं। एलोकेशन उतना अच्छा है नहीं, छोटी छोटी कंट्रीज़ को एलोकेशन हो नहीं पा रहे। फिर आता है कि एक्सेस मैकेनिज्म, ये भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई मशीनरी है, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप खरीद नहीं पाओगे, चलो खरीद लिया तो स्किल नहीं है कि आप उसे मेंटेन कर पाओगे, आप उसे चला पाओगे, तो ये एक्सेस मैकेनिज्म में आ जाएगा। फिर आ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत कम है, डेप्ट का स्ट्रेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर हमने सजेशन में देख लिया कि भैया हम क्या कर सकते हैं कि जो COP28 में बात करी गई है उतना फाइनेंस दे दे। दूसरा ये हो गया कि आप अपने बजट को इंटीग्रेट कर दो क्लाइमेट फाइनेंस के साथ। फिर आता है तीसरा, वहां पर हमने बात कर दी कि कंपनी से ग्रीन बॉन्ड बना के पैसे ले लो। चौथा हमने ये बात कर लिया कि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो, पैसे वैसे देना, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो। फिर हमने बात कर लिया कि जो हमारे डेब्ट स्लाइप कैमेस हैं वो हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ जाएंगे। कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैरिटी नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर एडेक्वेट फंडिंग अगर आएगी तो हम अपने सस्टेनेबल गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर हमने बात कर लिया कि जो फाइनेंस गैप होगा, पॉलिटिकल विल होगा, प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट हो गया, ग्लोबल कॉपरेशन हो गया, इन सभी चीज़ों को अगर हम इफेक्टिवली अलाइन कर देते हैं तो जो क्लाइमेट फाइनेंस है इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने रेजिलियंट डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं या फिर इसके लिए एक अच्छा चीज़ें सोच सकते हैं।
तो यह था हमारा पूरा का पूरा कंटेंट, जो कि हमने क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड उसके वे फॉरवर्ड पॉइंट के बारे में बात करा। आई होप एंड आई बिलीव कि अभी आपको समझ में आया होगा। अगेन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन आस्क। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।